आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होगा भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतर है। और ये संविधान अपनी राजस्थान भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो करंट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उसके आधार पे न्यू पैटर्न के आधार पे तैयार किए गए प्रश्न हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी है वो है क्या? सोशल साइंस का वो पार्ट है जो समाज और राज्य व्यवस्था के बीच यानी सरकार के बीच जो संबंध बताती है, और समाज यानी सरकार है उसका चलाने का जो तरीका है वो कौन सा होगा, संविधान कैसा है, संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच क्या संबंध होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, और संविधान ने राष्ट्रपति को कौन से पावर दिए हैं, प्रधानमंत्री के पास कौन से पावर हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किस प्रकार से सरकार के अंग हैं, ये अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो इसी से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये अपने 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है, 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्यारे विद्यार्थी और साथियों, वीडियो अपना लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित आने वाले प्रश्न हैं वो इसके बाद आपका कोई भी गलत नहीं होगा अगर आपने धैर्य के साथ इस वीडियो को देख लिया। तो अपना प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? अगर आपका कॉन्सेप्ट दल बदल जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपका क्लियर है तो इससे संबंधित आपके और जो विधेयक पारित हुए दल बदल का जो कॉन्सेप्ट है वो कब प्रभावी हुआ भारतीय राजनीति में। तो भारतीय संसद में दल बदल का मतलब है कि कोई जो राजनीतिक दल है और उसका सदस्य किसी राजनीतिक दल से जीत कर आया, लेकिन बाद में जीतने के बाद संसद में आने के बाद उसने किसी भी लालच वंश या कोई भी किसी भी कारण से अपना दूसरा दल बदल लिया। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो बीजेपी से चुन कर आया और उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली बाद में, तो उस कैंडिडेट को कहेंगे दल बदल। इस प्रकार की व्यवस्था पे रोक लगाने के लिए एक विधेयक लाया गया कब? 1985 में। उसे कहते हैं दल बदल विरोधी विधेयक। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोक मत को किस प्रकार प्रभावित करती है? लोकतांत्रिक देश में डेमोक्रेटिक जो नेशन है उसमें विधायिका यानी जो व्यवस्थापिका है वो लोकमत को, संसद है वो लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है, यह आपको पता है। तो लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? लोक मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करके। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में? प्रश्न को बिल्कुल धैर्य से पढ़ेंगे और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो राजनीति विज्ञान, कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस है, वो बड़ा ही सरल सब्जेक्ट है और लॉजिकल सब्जेक्ट है ये, इसीलिए साइंस है। इसमें तर्क और लॉजिक का बड़ा ही महत्व है। और टेक्निकल जो शब्द हैं उसको आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो यहाँ आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं। विधायिका यानी संसद, कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं विधायिका। को किस प्रकार की सरकार में? सरकार संसदीय और राष्ट्रपतीय प्रणाली 2 प्रकार की होती है। फिर एक बीच का रूप होता है अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय, अध्यक्षीय और अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। तो विधायिका को यानी संसद को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका किस में सर्वोच्च होती है? संसदीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च होती है विधायिका। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो 1976 में
संसद ने पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा, राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ पे और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो ये की गई है 33%। अब वर्तमान में दोबारा 128वां विधेयक लाया गया है संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संसद है उसमें अपर हाउस यानी ऊपरी सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा। और जो अमेरिका है वहाँ पे कहलाता है सीनेट और ब्रिटेन में कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये भारतीय संसद की बात हो रही है। तो भारतीय संसद में अपर हाउस कहलाता है राज्यसभा। वरिष्ठ सदस्यों का सदन अपर हाउस, उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। स्थायी सदन भी राज्यसभा ही कहलाता है। साधारण विधि का अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया और सरकार द्वारा ही लागू किया जाने वाला कानून होता है, उसको कहते हैं साधारण विधेयक। और संवैधानिक विधि किसे कहते हैं? जो संविधान वो जो अपने संविधान में जो विधेयक, संविधान में जो संशोधन हो, संविधान के अकॉर्डिंग जो विधि बनाई जाए उसको कहते हैं संवैधानिक विधि। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई। संविधान का उल्लंघन होने पर ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई लाई जा सकती है। प्रश्न में काफ़ी कुछ छुपा रहता है कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कब लाया जा सकता है? जब संविधान का उल्लंघन की कोई बात हो तभी। इसमें कौन से सदन में शुरू किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे इनका पूरा नाम। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? वो समय कौन सा था? 15 जून 2005 का। ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं है? मुद्रा बिल मतलब धन विधेयक। कोई विधेयक है वो धन विधेयक है नहीं है, ये कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियाँ, केंद्रीय संसद को राज्य सूची का कोई भी विषय है उस पर कानून बनाना है तो कब बनाया जा सकता है? तो इसका आशय का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा इसका प्रस्ताव पारित कर दे तो। इनमें से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं है वो देखें, नहीं पे ध्यान देना आपको। धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को हमेशा सबसे पहले केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को ये निश्चय करने का अंतिम प्राधिकारी है लोकसभा अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये सही है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना चाहिए और उसे 14 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए। यानी सिर्फ 14 दिन रखने का अधिकार है किसको? राज्यसभा को। ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री क्या है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा निर्वाचित किया जाता है संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनमें से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस को विजय भी दिलाई? तो 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और कांग्रेस जो पार्टी थी वो उस समय विजय भी हुई।
निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री था और फिर भारत का प्रधानमंत्री बन गया? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्रियों की जो परिषद है, मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है? तो वो लोकसभा के प्रति, लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति। संविधान में संशोधन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो उसकी कार्यवाही कैसे प्रारंभ की जा सकती है? यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावना की जाए, यदि राज्यसभा के विधेयक को पेश किया जाए, राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाए राज्यों के राज्यपालों द्वारा, या यदि संसद की संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि जो संविधान में संशोधन से संबंधित कार्यवाही का कोई भी विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो राजनीति विज्ञान में आपके कोई संभावना नहीं है कि कम मार्क्स होंगे। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का सदस्य। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के लोक महत्व का कोई निश्चित कोई विचार करना है, किसी प्रश्न पर जो लोक महत्व का कोई प्रश्न है और उस पर विचार करना जरूरी है, तो उसके लिए ध्यान आकर्षण द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव होता है, उसको क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? नहीं, प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का सदस्य भी होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो इस प्रकार का ही है, नहीं, क्योंकि ये सब पता होता है, दो ऑप्शन आपको पता होते हैं, दो ऑप्शनों में कन्फ्यूजन होता है, तो वहीं आपके गलत होने की संभावना होती है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल क्लियर है। इनमें से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है यहाँ? तो मीरा कुमार महिला अध्यक्ष रही लोकसभा की पहली, मीरा कुमार, जिनका संबंध बिहार राज्य से था। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कर दी जाती है तो उसे कौन सा कटौती प्रस्ताव कहते हैं? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? अवशिष्ट शक्तियों पे कानून कौन बना सकता है? अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें मैंने बताया था आपको कि अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती। तो अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन का दर्जा दिया जाता है? तो होती है लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं होता। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल होती है। विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं होता। न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल नहीं होती। संसदीय स्वरूप की सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गहरा संबंध होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है संसदीय शासन की सरकार। और व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, इनमें लोकसभा के जो सदस्य हैं 543 सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और इन्हीं में से कार्यपालिका सेलेक्ट की जाती है। इसी में से जो बहुमत प्राप्त करके जो दल आता है, जो सदस्य जिस दल के कैंडिडेट ज़्यादा चुन के आते हैं, कहने का मतलब बहुमत मतलब जिस दल के ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आते हैं उसी का एक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और जो भी ब्यूरोक्रेसी के सदस्य हैं वो कार्यपालिका में आ जाते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका और
स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका है वो 5 साल के लिए रहती है, और स्थायी जो कार्यपालिका होती है वो अपने जो योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है, तो उसका जो जितना कार्यकाल होता है उसमें वो कोई भी सरकार आए या नहीं आए वो अपना काम करते रहते हैं। व्यवस्थापिका, अब जो कार्यपालिका चुनी गई है वो व्यवस्थापिका के सदस्यों में से चुनी गई है। अब ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। लोकसभा में जब तक उसे बहुमत है सरकार को, तब तक वो अपनी सत्ता बचा के रख सकती है। लोकसभा में बहुमत खोते ही कार्यपालिका को अपनी जो सीट है वो खाली करनी पड़ती है। तो जो संसदीय स्वरूप है इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच गहरा संबंध होता है, और ये जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कॉन्सेप्ट है इसमें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टेट अपनी लेजिस्लेचर होती है। कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, उसको बोलते हैं अपन राज्यसभा, राज्यों की परिषद। और इसमें अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245। अब ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं अलग अलग राज्यों से, जैसे राजस्थान से 10 जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या के आधार पर जाते हैं, तो राजस्थान से 10 जाते हैं। तो ये जो 10 सदस्य हैं ये राजस्थान की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों से चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की पावर किसके पास है? भारत की संसद के पास। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्यों द्वारा की जाती है? कौन सी समिति है ऐसी संसद की जिसमें उसकी अध्यक्षता विपक्ष का कोई सदस्य करता है? तो उसकी बात हम कर चुके ऊपर। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? वो आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को चुनता कौन है? लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, तो लोकसभा के सदस्य ही उसे हटा सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों एक प्रस्ताव पारित करेंगे और हटा देंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। सरल प्रश्न है ये तो। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? कोई भी सांसद है वो अयोग्य है, इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करेगा चुनाव आयोग के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति होती है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के ही होते हैं। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों जुड़वा बहनें कहलाती हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 प्लस राज्यसभा से 7 यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये प्राक्कलन समिति है। राज्यसभा की कुल सदस्य जो संख्या है वो कितनी है? 250। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा का सदन स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार, सदन नहीं। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन के विशेषाधिकारों को भंग किया है तो उसके विरुद्ध उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। जिनमें से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? संघीय सरकार।
संघीय सरकार का मतलब क्या होता है? संघात्मक सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार, सरकार के रूप होते हैं एकात्मक और संघात्मक। संघात्मक सरकारों में शक्तियाँ विभाजित होती, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, इनमें क्षितिज बंटवारा होता है शक्तियों का, और शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, जैसे केंद्र सरकार, संघ सरकार, ज़्यादा सही रहेगा इसमें शब्द, और राज्यों की सरकार 2 भागों पे बटे होते हैं। और भारत में 1992 के बाद स्थानीय स्तर पे शक्तियाँ बटी हुई हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित करके गांवों की सरकार और शहरों की सरकारों को शक्तियाँ दे दी गई हैं, संवैधानिक शक्तियाँ। तो 3 टायर की सरकार भारत में बन चुकी है। तो जहाँ शक्तियों का विभाजन उसे कहते हैं संघीय सरकार, और जहाँ शक्तियाँ एक ही जगह हो, अलग अलग बटी हुई नहीं हो, उसको कहते हैं एकात्मक। एक ही जगह पावर हो उसको कहेंगे एकात्मक। अब हमें देखना है कि इसकी शाखा कौन सी नहीं है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तो है, मीडिया नहीं है। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो ऐसी संख्या निर्धारित की हुई है कि कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है, ऐसी शर्त है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसकी प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय सिस्टम यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का मुख्य गुण है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, संसद में, और राज्यों की विधानमंडल में विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं यानी घटक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हमें उत्तर ऑप्शन में 2 और 3 लोकसभा और राज्यसभा, पहला और दूसरा राष्ट्रपति और राज्यसभा, पहला और तीसरा राष्ट्रपति और लोकसभा, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो मत होता है वो होता है निर्णायक मत। जब किसी साधारण विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जाए लोकसभा और राज्यसभा की, तब लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता, उससे पहले वो मत नहीं देता। दोनों सदनों के बराबर मत आ जाएं तब जो अंतिम मत होता है निर्णायक मत, वो लोकसभा अध्यक्ष को द्वारा दिया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष जिसके पक्ष में दे देगा वो ही विजयी माना जाएगा। तो इसे कहते हैं निर्णायक मत। महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा के लिए निर्वाचित होती हैं, तो महाराष्ट्र में आती हैं 19 सीटें। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? 2 महीनों के लिए, चुनाव को छोड़कर। उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? उड़ीसा से कुल संसदीय सीटें चुन के आती हैं 10। पश्चिमी बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं 42। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 हैं वर्तमान में। इनमें से कौन सा संसद का सत्र होता है? संसद के सत्र कितने होते हैं? 3 संसदीय सत्र होते हैं। एक साल में 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र भी है, शीतकालीन सत्र भी है, बजट सत्र भी है। सभी विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। 3 सत्र होते हैं संसद के, मानसून, शीतकालीन और बजट। मानसून सत्र होता है मानसून जब आता है जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन सत्र होता है दिसंबर के करीब जब खूब ठंड पड़ती है, नवंबर दिसंबर में। बजटकालीन जो सत्र होता है वो होता है फरवरी में, जनवरी फरवरी में जब बजट लाया जाता है। तो 3 सत्र हुए। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं?
50। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा की अध्यक्षता करता है स्पीकर। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, सरकार पर दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, क्या कहलाते हैं? दबाव समूह। तो दबाव समूह जनहित के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। भारत में पहली निर्वाचन जो लोकसभा थी वो कब अस्तित्व में आई थी? तो पहली निर्वाचित लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, और पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई अप्रैल 1952 में। भारत में लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए पद और सदस्यता निर्धारित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। निम्न में कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। जिस आधार के आधार पे वो बताना है। युद्ध, तो ये तो होता है आधार। सशस्त्र विद्रोह ये भी होता है। बाह्य आक्रमण ये भी है। आंतरिक अशांति ये नहीं है। क्यों? पहले तो था, 1978 से पहले था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसके स्थान पर एक नया शब्द जोड़ दिया था, सशस्त्र विद्रोह, और इसको हटा दिया। तो अब ये भारतीय संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा करने का आधार नहीं है, तो ये आ जाएगा। क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगा वो इसी के आधार पे लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पे, लेकिन बाद में इसको हटा दिया। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा को स्थगित कौन करेगा? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाना है, उसके लिए संविधान संशोधन करना है, तो वो साधारण बहुमत से हो सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है संविधान का अनुच्छेद 3 कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकती है, उसका नया नाम चेंज करना हो तो भी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय बजट के लिए कौन जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों के विभाग। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका कानून बनाने वाली संस्था का महत्वपूर्ण काम क्या है? कानून बनाना। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मिणी देवी रुंडेल। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे? तो मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष रही। बलराम जाखड़ भी रहे, चंद्रशेखर नहीं रहे, GM बालयोगी भी रहे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। इनमें से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? कौन सा राज्य है जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या भेजता है? वो है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो आती है प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में एक सामान्य विषय। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं, सही है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ये भी सही है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, ये नहीं है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। और अगर उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये सही है। नहीं ढूंढना है तो नहीं ढूंढ लिया, सी ऑप्शन।
निर्धारित आयु वाले नागरिकों के लिए निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। कोई व्यक्ति दिवालिया हो तो उसको मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोष सिद्ध हो तो भी नहीं किया जा सकता। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो भी नहीं किया जा सकता। अनिवासी नागरिक को किया जा सकता है। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है? जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य करता था। तो वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो प्रिवी काउंसिल के रूप में काम करता था। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रिवी काउंसिल का ही उत्तराधिकारी है। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन अपना। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय वह रिट या आदेश कौन सा है जो प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो वह अधिकार परीक्षा की जो रिट है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश को, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को स्थानांतरित करना है, उसका ट्रांसफ़र करना है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, तो इसके लिए कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वो न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का मूल अधिकार प्राप्त है? वो कौन है? तो राज्य का उच्च न्यायालय। लोकसभा का कोई चुनाव या राज्यों की विधानसभा का कोई चुनाव और उससे संबंधित कोई याचिका हो और उस पर निर्णय लेना हो तो मूल अधिकारिता, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है राज्य के उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है? वह है सत्र न्यायालय। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किसके द्वारा किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निवारक नज़रबंदी का क्या अर्थ है? विचारणा के बिना ही निरोध लगाना, उस पर रोक लगाना। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया हो और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करेगा, उस याचिका यानी रिट का क्या नाम होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसे प्रत्यक्ष रूप से किसके सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कोई गुम हुए व्यक्ति या जिसको हिरासत में लिया गया उसका व्यक्तिगत अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। हटा कौन सकता है? वो भी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका कानून का न्याय निर्णय करेगी। उच्चतम न्यायालय का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य न निभाने के लिए। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण करने का कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरोलोकन का क्या अर्थ होता है? तो कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसका परीक्षण करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरीक्षण। उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। कितने वर्ष से अधिक का? 7 वर्ष से अधिक का अगर कोई दंड किसी व्यक्ति को दिया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी सत्र न्यायालय के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था तो वो वाद कौन सा था? केशवानंद, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल या गोपालन? तो केशवानंद भारती वाद था 1973 में।
और इसमें संविधान संशोधन करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद था। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रतिपादित किया और संविधान ने स्पष्ट किया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब बताया गया कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, तो संविधान के कुछ मूल सिद्धांत है, कुछ मूल को वो तत्व हैं जिनमें संविधान जो बेसिक हैं उसमें संसद है वो किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती। तो इसके लिए फिर बेसिक स्ट्रक्चर है ये कौन प्रतिपादित करेगा, तो ये न्यायपालिका समय समय पे बताएगा कि कौन कौन से जो सिद्धांत है, कौन से तत्व हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अपने जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित करती रहेगी और संविधान की जो मन मर्जी की जो पावर होगी उसको बैलेंस करती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है ये निजी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, तो यह है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के पास है वो अनुच्छेद 226 के तहत। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट क्या कहलाती है, ये कहलाती है परमादेश। अर्ध न्यायिक हो या कोई सार्वजनिक अधिकारी कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों होते तो दोनों आता, यहाँ सिर्फ उच्च न्यायालय है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय है या संसद है, संविधान है, राष्ट्रपति। तो संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 32। भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र भी है, परामर्शदात्री परामर्श देने का भी है, मूल अधिकारिता का भी है, परामर्श देने का भी है, अपीलीय भी है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। तो मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री तीनों प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका। तो न्यायपालिका है मूल अधिकारों के संरक्षक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे रहते हैं कब तक, 62 वर्ष की आयु तक। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या करने का जो पावर संविधान ने दिया है वो दिया है उस न्यायपालिका को। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल। तो न्यायपालिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर स्थापित की थी। तो कौन सा वाद था जो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की
प्रमुखता नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया, यानी मूल अधिकार हो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है। ऐसा किस वाद में कहा था? गोलकनाथवाद 1967 में। गोलकनाथ पंजाब बनाम पंजाब राज्य मामला था 1967 में। उसमें कहा कि मूल अधिकार हैं वो सर्वोच्च हैं, किससे? नीति निर्देशक तत्वों से। मिनर्वा मिल में बताया गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का मामला प्रतिपादित किया गया था, यानी कॉन्सेप्ट रखा गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो समादेश जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें साझा यानी एक ही उच्च न्यायालय दोनों के बीच? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो गोवा और महाराष्ट्र। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऐसा कौन व्यक्ति रहा, कौन सी शख्सियत रही जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई? के.एस. हेगड़े। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु यानी कौन सी आयु तक अपने पद पे रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कोई अवैध व्यक्ति किसी सरकारी पद पे बैठ गया हो तो उससे बचाने के लिए उसे उस पद पे तब तक रहने का अधिकार नहीं है जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता। तो वो कौन सा आदेश है? ऐसा न्यायपालिका का अधिकार परंछा, कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पे बैठे हो, यानी अवैध तरीके से कोई पद पे बैठा हो तो अधिकार परंछा जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो हरियाणा और पंजाब के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी। निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पे हकदार नहीं है? तो कौन सी रिट होती है? अधिकार परंछा वाली। अवैध तरीके से कोई किसी पद पे नहीं रह सकता। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन सी रही? तो लीला सेठ। किसी राज्य में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। ये ध्यान रखें, उच्चतम तम जहाँ लग गया वहाँ हो गया सुप्रीम। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। निम्नलिखित में से भारत का वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ? तो वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मुख्य न्यायाधीश रहे कभी ये भारत का उच्चतम न्यायालय निम्न कौन से मामलों पर विचार करने के समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? जब वो किसी मामले पे, ऐसा कौन सा मामला है जब वो संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? तो अंतर राज्य जो भी विवाद हो उनको सुनने का काम जब करता है तो तब सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय की भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है? तो यह अधिकार परंछा। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं 31 हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा हो सकते हैं 30। तो कितने हैं? 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पे बने रहते हैं? तो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं? निर्णय विधि। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका।
निम्नलिखित कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो ये होता है परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसी कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ है वो कहाँ पे है? जबलपुर में। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की। राज्य में, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक का काम करते हैं? तो ये करते हैं मूल अधिकारों के लिए। मूल अधिकारों को बचाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये अभिरक्षक या अभिभावक यानी संरक्षक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार, दो कारण, या तो उनकी अक्षमता सिद्ध कर दी हो या उनके विरुद्ध कदाचार, कद प्लस आचार का आरोप लग गया हो, तब उनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो विशेष बहुसंख्यक सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए विशिष्ट बहुमत से, तब राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय को पहली महिला न्यायाधीश का गौरव प्राप्त हुआ। तो कौन सा उच्च न्यायालय था? हिमाचल उच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। तो संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना। रिट जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। कब? जब नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, कोई सरकार हनन कर रही हो, कोई संस्था कर रही हो या कोई व्यक्ति कर रहा हो, तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। उसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो संविधान का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी संबोधित करने का अधिकार है? वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के। भारत के मुख्य इस कॉन्सेप्ट को समझें आप। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो अपना जो न्यायपालिका है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है एकीकृत न्यायपालिका है। तो इसकी जो अंतिम अदालत है, सुप्रीम अदालत है, वह सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट है जो वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। अधीनस्थ न्यायपालिका, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट है वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय सब पे अपना नियंत्रण रखता है। इन सब की जो अंतिम अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन है
वो नहीं है, नहीं है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये भी सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक रहता है, तो ये जो पहला ऑप्शन ये सही नहीं है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष वो कौन है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय। भारत के महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं? तो भारत के न्यायवादी कोई भी उच्च न्यायालय है दोबारा देखते एक बार, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय, भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। भारत सरकार की तरफ से भारत की न्यायिक जो भी संवैधानिक जो बात है, न्यायिक जो मामले हैं, वहाँ उसको जो बात रखनी है तो वो कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा, और ये किसी भी विधि न्यायालय में कर सकता है। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन मामलों को कानूनी करार दिया, तो वो कौन सा राज्य था? सबसे पहले भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उपाय क्या है? स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षा उपाय, कोई भी व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो सुदृढ़ निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है, सुदृढ़ है और स्वतंत्र है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों की रक्षा वो ही न्यायपालिका कर सकती है जो सुदृढ़ हो, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। तो भारत की न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से क्या है? पृथक है, यानी स्वतंत्र है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय या जिला न्यायालय, प्रशासनिक अभिकरण, तो कोई उच्च न्यायालय कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 31 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का जो एक्ट था उसके द्वारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो सुप्रीम कोर्ट है अंतिम अपीलीय न्यायालय। हमारे न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है। एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं इसको। ये अधीनस्थ न्यायपालिका, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और ये हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक पदाधिकार रखते हैं? 65 वर्ष तक। निम्नलिखित किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? सलाहकार सलाह ले सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। कानून अथवा उनके तथ्यों से संबंधित कोई ऐसा मामला हो जो कानून या तथ्यों से संबंधित हो, तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपनी सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों ही बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? और सलाह देने और सलाहकारी जो वो है 143 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 143।
देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? महान्यायवादी। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? जनहित, जनता के हित में। याचिका मतलब कोई अपील। तो इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा जनहित याचिका कहलाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन है? भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के अधीन शक्ति है, वो क्या कहलाती है? सलाहकारी, मूल क्षेत्र अपील या न्याय शास्त्र। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आती है। कोई भी राज्य या राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच इस प्रकार का मामला हो तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता या मूल क्षेत्राधिकारिता भी उसको बोलते हैं। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों को जो पर्यवेक्षण का कार्य है, अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? तो बाल विवाह से। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर यानी अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही हों तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को रोकने के लिए कहता है। तो ये रिट है वो क्या कहलाती है? ये प्रतिषेध यानी रोकना। उत्प्रेक्षण मतलब ऊपर मंगवाना, लेकिन ये रोकने की बात कर रहा है, मंगवा नहीं रहा, रोक रहा है, तो इसको कहते हैं प्रतिषेध। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह का मुकदमा आता है दंड संहिता की अनुच्छेद 124A के तहत। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने। किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में ले लेने पर संदेह के आधार पर उनको उपस्थित करने का आदेश देता है? तो वो क्या कहलाता है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हैबियस कॉर्पस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अभी किस राज्य के अधीन आता है ये देखेंगे, पश्चिमी बंगाल। इसका उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल, कोलकाता। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वो कब दिया था? तो केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। इसकी बात हम ऊपर कर चुके। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना हो तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव है? वो हुआ, तो हमने न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जो उद्भव है वो कहाँ से लिया? यानी न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव USA, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से हमने लिया है और इसका न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव अमेरिका में हुआ। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की जाती लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में गिना जाता है? तो ये होता है निजता का। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित प्रश्न अपने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित ही होगा। तो ये प्रश्न हम देख लेते हैं। 700 तक 690 का अपना प्रश्न चल रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है?
विधानसभा में सत्र अवसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा को स्थगित करने की। विधानसभा को भंग कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, उसे बुला भी सकता है, लेकिन स्थगित करने का जो पावर है वो अध्यक्ष के पास होता है, और ऐसा ही लोकसभा के पास भी होता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में महाभियोग चलाने का प्रावधान किस पे नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? दो सदनीय विधायिका नहीं है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो किस में नहीं है? तेलंगाना में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? राज्य की विधान परिषद, राज्य का विधानमंडल 2 सदनों से बना होता है। एक तो विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो विधान परिषद की बात होती है। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/6, 1/3 या 1/12 या 5/6। ये बटा में है, 1/6 है, 1/3 है। तो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं वो विधान परिषद के विधानसभा में से चुने जाते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसलिए जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहते हैं ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होती है, ऐसा शब्द यूज किया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है, यानी देरी की जा सकती है? कितने समय तक राज्य विधान परिषद रख सकती है? यानी सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधायिका है। तो वहाँ विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद विधान परिषद में जाएगा। तो विधान परिषद अधिकतम 4 महीने का जो विलंब है वो कर सकती है, यानी देरी कर सकती है। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, संसद या विधानसभा द्वारा ई-शास्य का प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद कर सकती है, या राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल कर सकता है। तो ये काम कौन कर सकता है? राज्य की विधानसभा ई-शास्य का प्रस्ताव पारित कर दे तो कौन करेगा? संसद कर देगी, लेकिन प्रस्ताव पारित होना जरूरी है वहाँ की विधानसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित संख्या क्या है? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्य की विधानसभा में? अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि राज्य के लिए विधानसभा होगी, राज्य के लिए विधानमंडल होगा जिसके सदस्य कौन कौन होंगे? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर जहाँ 2 सदन है तो दोनों सदन होंगे, अगर 2 सदन नहीं है तो राज्यपाल और विधानसभा होंगे। इसमें अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। कितनी होगी? 500। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है?
राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे केंद्र में धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में, पहले लोकसभा में रखा जाता है, ऐसे ही राज्यों के विधानमंडल में भी हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो राज्यों की विधानमंडल में विधानसभा के समक्ष ही रखा जाता है, क्योंकि केंद्र में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ, और राज्यों में विधानसभा है, लोकप्रिय सदन, जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो जो राज्य का धन है या पूरे देश का धन है, उस पर संसद में लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा का नियंत्रण होता है और राज्य में विधानसभा का नियंत्रण होता है। उसकी अनुमति से ही धन विधेयक है वो रखा जाता है, सबसे पहले लोकप्रिय सदन में रखा जाता है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि है वो कितनी होती है? राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद का जो सदस्य है वो 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। आई होप ये जो कंटेंट था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और नेक्स्ट आपकी जो भी भर्ती एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए उपयोगी होगी, रामबाण साबित होगी। इस प्रकार के कंटेंट को हल करके अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। मिलते हैं इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक थैंक्स।